हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमृता और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था ग्रिफिन का एपिसोड 5 लेकर आई हूँ। अब यहाँ से कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आ रहे हैं, सो ये एपिसोड आखिरी तक देखिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे भी करिए क्योंकि 6 एपिसोड जल्दी ही अपलोड हो रहा है आज ही। सो 5th एपिसोड की शुरुआत होती है डार्क टावर से। ग्रिफिन के केव में मैंटिस नाम का एक क्रीचर आता है। उसके हाथ में जार था जिसमें मॉस्किटो रखे हुए थे। वो ग्रिफिन को देता है और कहता है मेरे जासूस ने खबर लाई है कि वो लड़का अब वापस इंसानों की दुनिया में नहीं जा पाएगा। आपने जैसे प्लान किया था वैसे ही चल रहा है। वही दूसरी जगह मेमो मार्क को उसका कैबिन दिखाता है जो बाकी खतरों से सेफ था। मेमो बताता है कि मोस्ट ऑफ टाइम हंटर सुबह लेक पे आते हैं, इस समय यानी रात को नहीं आते। लेकिन मार्क को चिंता थी अगर रात में आए तो इनको पता भी नहीं चलेगा और पकड़े जाएंगे, और इसी के चलते ये लोग लेक पर अलग अलग ट्रैप्स लगाते हैं और खुद के लिए वेपन्स भी बनाते हैं। तो यहाँ दूसरी जगह बेकी पेट्रा से मिलती है और उसे समझाती है कि मार्क जो भी डार्क टावर के बारे में बता रहा था वो सारी बातें सच है। मैंने भी एक क्रीचर को देखा है और उसने कोई भी मर्डर नहीं किया है। ग्रिफिन लोगों के दिमाग के साथ खेलता है, उसी का ये सब कुछ प्लान था। लेकिन पेट्रा कहती है मार्क को चर्च से आते हुए मैंने खुद देखा है, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया और तुम भी यहाँ से चली जाओ। लेकिन तभी वहाँ पे डिटेक्टिव आते हैं। उसने बेकी की बातें सुन ली थी और वो बेकी से पूछने लगते हैं कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, मुझे सुनना है। अब बेकी ने जो भी रिसर्च की थी वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें बताने लगती है। वो कहती है कि मार्क को लास्ट मार्टिन्स चर्च के यहाँ पे देखा गया था। ये चर्च मार्टिन ज़ैबरमैन यानी कि मार्क के पूर्वजों ने 400 साल पहले बनाया था। उस समय लोगों को लगता था कि मार्टिन्स ब्लैक मैजिक करता है, इसीलिए गांव वालों ने मिलकर मार्टिन्स को उसी चर्च के बेसमेंट में कैद कर दिया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वो चेक करने के लिए गए तब उन्हें मार्टिन्स का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। ना किसी ने उसे देखा, ना उसकी डेड बॉडी मिली। आर्चडायोसीस ऑफ कोलोन ने इस पे इन्वेस्टिगेशन भी की थी जिसके डॉक्यूमेंट बेकी इनको दिखाती है। इतना ही नहीं, उसके आगे की जनरेशन भी कहीं ना कहीं मार्टिन्स चर्च से कनेक्टेड थी और वे लोग मिस्टीरियसली गायब हुए थे। आगे वो बताती कि उस चर्च में सच में डार्क टावर इस दुनिया का गेट है। पेट्रा को अभी भी विश्वास नहीं था। वो बोलती है ये सारी बकवास मैं पिछले 15 सालों से सुन रही हूँ और मार्क के पिता ने सुसाइड किया था, मैंने खुद उनके रिमेन्स बरी किए हैं। डिटेक्टिव पूछता है कि क्या उस गेट का कोई एविडेंस है, तो बेकी बोलती है कि मुझे पता है वो गेट किधर है और हम वहाँ जाके क्रॉनिकल की मदद से गेट ओपन कर सकते हैं। लेकिन जब बेकी बैग चेक करती है तो उसे पता चलता है क्रॉनिकल जिस बैग में था वो सारा के पास है। तो यहाँ डार्क टावर में हम देखते हैं रात हो चुकी थी। मार्क और मेमो तालाब के किनारे बैठकर प्लान कर रहे थे कि कैसे हंटर का पीछा करके माइन तक जाएंगे और थॉमस के मिलते ही मार्क टेलीपोर्टेशन से इंसानी दुनिया में वापस उसे लेके चला जाएगा। तो वही मेमो वहाँ से पैदल ही गेट के पास जाएगा। दरअसल मार्क को मेमो को यहाँ पे छोड़ना नहीं था, लेकिन वो टेलीपोर्टेशन से किसी एक इंसान को ही इस दुनिया से लेके जा सकता था। अब इनकी बातें चली रही थी तभी एक मॉस्किटो आके मार्क को काटती है और थोड़ी देर के बाद वही मॉस्किटो ग्रिफिन केव में जाके मैंटिस के पास जाता है। अब मैंटिस उस मॉस्किटो को मार के उसका खून चाटता है और उसे विजन्स आने लगते हैं। वो ग्रिफिन को बताता है कि मार्क लेक के पास बैठा है, वहाँ पे उन्होंने हाइड आउट बनाया है और उनका प्लान है कि हंटर का पीछा करके वे लोग माइंस तक आएंगे और थॉमस को बचा के उसकी दुनिया में वापस लेके जाएंगे। अब यहाँ पे ग्रिफिन ऑर्डर देता है कि किसी को भेज कर उनके ऊपर नजर रखो और इंसानी दुनिया में जो तुम्हारा साथी है उसे बोलो कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंटिस का एक साथी इनविजिबल होके कैबिन आता है और वो दोनों को देखता है। इसके बाद मार्क का सामान चेक करने लगता है। अब यहाँ पे मार्क कैबिन में आकर देखता है कि उसका सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था, तो वो गुस्सा होने लगता है। लेकिन मेमो बताता है कि जरूर ये किसी जानवर का काम होगा। दूसरी जगह बेकी सारा के घर जाती है, लेकिन सारा बहुत ही दुखी थी क्योंकि उसका और बेन का ब्रेकअप हो गया था और उसके पेरेंट्स ने अब बेन से ना मिलने के लिए उसे कहा था, वरना उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाएगा। लेकिन तभी बेकी उसे पूछती है कि वो बैग कहाँ है जिसमें वो किताब थी, तो वो बताती है कि वो बैग अब बेन के पास है जहाँ पे अब पार्टी चल रही थी। और इसी के चलते बेकी, पेट्रा और वो डिटेक्टिव पार्टी में जाते हैं बैग लेने के लिए। तो यहाँ डार्क टावर में अब सुबह हुई थी और ये लोग टेलीपोर्टेशन इम्प्रूव करने का तरीका ढूंढ रहे थे। मार्क ने अब तक 3 बार टेलीपोर्टेशन ट्राई किया था, लेकिन हर बार वो फेल हुआ था। वो बताता है कि तीनों टाइम पे वो काफी डरा हुआ था और शायद डरने के कारण टेलीपोर्टेशन हुआ ही नहीं।
इवन उसके पिता और उसके बचपन का इंसिडेंट भी याद करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। दरअसल मार्क को कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग चाहिए होती है टेलीपोर्ट होने के लिए, लेकिन बीच बीच में प्रैक्टिस करते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उस पर नजर रखे हुए है और काफी बार उसे अपने पिता दिखने लगते हैं। तो मेमो उसे सुझाव देता है कि उसकी जो फीलिंग्स है डर की, जो उसके पिता के साथ हुआ था, उन सारी चीजों से उसे भागना नहीं चाहिए, उन्हें फेस करना चाहिए ताकि इन सारी चीजों को वो पावरफुली यूज करे। तो यहाँ इस दुनिया में हम देखते हैं रात में डॉक्टर से मिलने के लिए कोटियास आता है और वो बताता है कि मार्क डार्क टावर में पहुंच गया है और अब वो पूरा रेडी हो रहा है और सब कुछ प्लान के अनुसार हो रहा है। सो डॉक्टर उससे कहते हैं कि हाँ, अगर आज मार्क रेडी है तो ये सारी चीजें मेरे कारण ही हुई है, मैंने ही उसे काउंसलिंग के जरिए काबिल बनाया, फिर बेकी से इंट्रोड्यूस करवाया और उनका ब्रेकअप भी किया, जिससे मार्क और गुस्सेल और हार्ट ब्रोकन हुआ और इसी का फायदा उठाकर ग्रिफिन आज आजाद हुआ है। जिसके बाद मैंने ही उन हॉस्पिटल के लोगों को मारा और इल्जाम मार्क के ऊपर डाला है। मैंने ये सब कुछ काम किया है, इसकी जानकारी तुम ग्रिफिन तक पहुंचाओ, क्योंकि मैं बाकी लोगों की तरह कठपुतली नहीं हूँ और मुझे और इस दुनिया में नहीं सड़ना है। कोटियास बोलता है कि तुम्हारा मैसेज मैं ग्रिफिन तक पहुंचाऊंगा। इसके बाद कोटियास के जाने के बाद डॉक्टर बेकी को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि बेकी अपने रूम में ही नहीं है। अब वो तुरंत वैक्यूम क्लीनर से बेकी के रूम का डस्ट साफ करते हैं और थोड़ी सी धूल चकते हैं, जिससे उन्हें बेकी के विजन आने लगते हैं और उसे पता चलता है बेकी ने क्रॉनिकल किताब ली है और वो पेट्रा से मिलने गई थी। अब वो तुरंत गाड़ी लेकर बेकी को लेने के लिए निकलते। जाते वक्त वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे और अचानक से उनका असली चेहरा सामने आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि बेकी के असली पिता को हटाकर ये कोई क्रीचर ने ही उसकी जगह ली है। तो यहाँ पे हम मार्क को देखते हैं, जिसे अभी भी खुद से टेलीपोर्टेशन नहीं जम रहा था। वो मेमो से कहता है, तुमने सही कहा था, कुछ यादें, कुछ पल जिनसे मैं काफी डरता हूँ, उन्हें फेस करना बहुत ही मुश्किल है। तो मेमो कहता है, डर ये एक इमोशन है और यादें उस डर को लाने का जरिया है। तुम कोई दूसरी यादें भी ट्राई करके देख सकते हो। अब मार्क को एक आइडिया आता है और वो म्यूजिक लगाकर बेकी के साथ बिताए हुए अच्छे पल याद करने लगता है और धीरे धीरे उन अच्छे मेमोरीज से वो कनेक्ट करता है। और अचानक से जब वो उठता है तब वो इंसानी दुनिया में था, यानी कि उसका टेलीपोर्टेशन काम कर गया था। इस बात से वो काफी खुश होता है। अब थोड़े समय के बाद वो वापस डार्क टावर में आता है। वो मेमो को बताता है कि अब वो जब चाहे तब टेलीपोर्ट कर सकता है। अब यहाँ पे बेकी, पेट्रा और डिटेक्टिव बेन के पार्टी में आते हैं। यहाँ पे बेकी बेन को सारा के कंडीशन के बारे में बताती है, लेकिन बेन सारा के ऊपर गुस्सा था क्योंकि उन दोनों का भी अभी ब्रेकअप हो गया था और इतना ड्रंक था कि वो बेकी को ही किस कर लेता है। उतने में ही माया इनको देखकर गुस्सा होती है और इनका फोटो खींचती है। अब यहाँ पे बेकी बेन को चिल्लाती है और उसे थप्पड़ मार के वहाँ से जाने लगती है और बैग में उसे क्रॉनिकल मिलती है, लेकिन किसी ने क्रॉनिकल के ऊपर पूरा बियर गिरा दिया था। अब किताब पूरी गीली हो गई थी और जब वो किताब ओपन करती है तब उसमें रखा नाइटमेयर फ्लावर पूरा फूल चुका था और आसपास पूरा स्लाइम था, यानी कि उसमें से वो क्रीचर बाहर निकल गया था। अब बेकी तुरंत सॉल्ट लेके उस क्रीचर को ढूंढने जाती है। तो यहाँ दूसरी जगह रात में मार्क को फिर से हेलुसिनेशन आने लगते हैं। उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर आता है तो उसे उसके पिता दिखाई देते हैं जो उसे डरा रहे थे। पहले तो उसे लगता है कि उसका वहम है, लेकिन फिर उसके पिता उसका हाथ पकड़ते हैं और मार्क का हाथ जलने लगता है, इसलिए वो भागने लगता है। तभी मेमो वहाँ पे आकर पूछता है कि क्या हुआ। तो मार्क उसे बताता है कि यहाँ पे कोई है जो उसके दिमाग से खेल रहा है, लेकिन मेमो को यकीन नहीं आता। मार्क उसे अपना हाथ भी दिखाता है, लेकिन अभी उसके हाथ में कोई भी जख्म नहीं थी। वही दूसरी जगह पे हम देखते हैं पार्टी में डॉक्टर भी आ पहुँचते हैं। तो यहाँ दूसरी जगह माया अब बेन के ऊपर गुस्सा होती है और वो जाने लगती है, लेकिन बेन उसे रोकता है। तो माया उसे वो किस वाला फोटो दिखाती है। तो बेन कहता है कि वो ड्रंक था इसीलिए गलती से ये हो गया। अब माया रोने लगती है और फाइनली बता देती है कि वो उसे पसंद करती है। अब बेन को ये पता लगने पर थोड़ा बुरा लगता है और उसे वो हक करता है। अब हक करते वक्त अचानक से पीछे अजीब सी आवाज आने लगती है और देखते देखते वो क्रीचर आकर माया को पकड़ लेता है। अब बेन ये नजारा देखकर बहुत ही डर के वहाँ से भाग जाता है। अब थोड़ी देर के बाद वहाँ पे बेकी आती है और वो देखती है कि माया जख्मी हालत में थी। वो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है। उतने में ही उसके पिता यानी डॉक्टर पीटर वहाँ पे आते हैं।
तो बेकी माया के बारे में बताती है, लेकिन डॉक्टर बेकी को सीधा हिप्नोटाइज करते हैं और चुपचाप उसके साथ चलने के लिए कहते हैं। तो वही बाहर पेट्रा और डिटेक्टिव बेकी का वेट कर रहे थे, लेकिन तभी वो क्रीचर आकर लोगों को मारने लगता है। पूरी जगह भागदौड़ मच जाती है। डिटेक्टिव उस क्रीचर के ऊपर फायरिंग करने लगता है, लेकिन निशाना नहीं लगता। उल्टा वो क्रीचर अब डिटेक्टिव के ऊपर हमला करने आता है, जिससे उसकी गन पेट्रा की तरफ गिरती है। अब पेट्रा उसकी गन लेती है, सीधे उस क्रीचर के हेड पर गोलियां मारने लगती है और देखते ही देखते वो क्रीचर मारा जाता है। अब जाके पेट्रा को भरोसा हो गया था कि उसके बच्चे और पति जो कह रहा था वो सच था। उतने में ही डॉक्टर भागकर बाहर आते हैं और पूरा सीन देखने के बाद वो एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं, जिससे वो क्रीचर भालू में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे अब पार्टी में आए हुए लोगों को लगने लगता है कि यहाँ पे किसी भालू ने ही हमला किया था। लेकिन डिटेक्टिव और पेट्रा उन्होंने क्लोजली उस क्रीचर को देखा था और अब सामने भालू की लाश है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि कुछ तो सीरियस गड़बड़ है। अब यहाँ पे डॉक्टर बेकी को लेके घर निकल जाता है। तो यहाँ पे डार्क टावर में हम देखते हैं सुबह हो चुकी थी। मेमो मछलियाँ पकड़ रहा था। ये अजीब सी मछलियाँ इंसानी आवाज में चिल्ला रही थी, लेकिन इतने आवाज के कारण मार्क इरिटेट होकर नींद से उठता है। वो देखता है कि पूरी रात पर यहाँ रहने के बावजूद कोई हंटर आया ही नहीं है, यानी थॉमस को अब ये लोग बचा नहीं सकते। इसीलिए उसे मेमो के ऊपर गुस्सा आने लगता है और इन दोनों की बातों ही बातों में झगड़ा होने लगता है। अब मार्क काफी गुस्सा होने लगता है, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए वो अपने पास एक स्मॉल पिन रखता था। उनको हाथ में दबाकर वो खुद को शांत करता था। लेकिन इस बार जब वो पिन ढूंढने जाता है तब उसे कोई पिन्स नहीं मिलती। उसे पता चलता है कि मेमो ने सारे पिन्स फेंक दिए हैं और वो मार्क को जानबूझकर अग्रेसिव होके भड़काने लगता है ताकि मार्क खुद को शांत ना करके गुस्सा और अपने डर को फेस करे, उससे भागे ना। इसलिए मेमो जानबूझकर मार्क के पिता का टॉपिक निकालता है और उसे बचपन की इंसिडेंट की याद दिलाता है। और यहाँ पे हम बैकग्राउंड में जाते हैं कि उस दिन आखिरकार हुआ क्या था। यहाँ पे थॉमस और कार्ल दरअसल स्टूडियो को आग लगाने के लिए गए होते हैं ताकि किसी को भी गेट के बारे में पता ना चले। और मार्क गाड़ी में बैठा हुआ था, लेकिन वो काफी डर जाता है और अपने भाई थॉमस को बुलाने लगता है, जिससे इन लोगों का आग लगाने का काम अधूरा रह जाता है और कार्ल को अकेले ही आग लगानी पड़ती है। लेकिन उतने में ही पुलिस वहाँ पे आ जाते हैं। इस गड़बड़ी में कार्ल खुद ही आग की चपेट में आ जाता है। अगर मार्क ने थॉमस को बुलाया नहीं होता तो इनका काम जल्दी से हो गया होता और शायद कार्ल भी बच गया होता, यानी कहीं ना कहीं मार्क के कारण कार्ल की मौत हुई थी। अब यहाँ पे मेमो उसे और भड़काने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हारे कारण तुम्हारे पिता की मौत हुई थी, ये चीज तुम्हें एक्सेप्ट करनी ही होगी। मार्क बचपन से इस सच से भाग रहा था। अब ये सारी चीजें कन्फ्रंट करने के बाद मार्क और भी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और मेमो पे सीधा हमला कर देता है। उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगता है। काफी पीटने के बाद धीरे धीरे वो शांत होने लगता है। समहाउ उसे अच्छा फील हो रहा था। उसने कभी भी अपने गुस्से को एक्सप्रेस नहीं किया था। लेकिन सेम टाइम पे ग्रिफिन के यहाँ पे आसमान टूटने लगता है, सारे बादल क्लियर होने लगते हैं और केव में रोशनी आने लगती है, मानो वहाँ पे अब सवेरा हुआ है। ग्रिफिन ऑर्डर देता है कि वो अब रेडी है, हंटर को भेज दो। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आने वाला एपिसोड आखिरी है और उसमें काफी सारे सीक्रेट एंड ट्विस्ट बाहर आ रहे हैं, जरूर देखना। जल्दी ही पब्लिश करूंगी। बाय बाय।